गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट आया था हमारे पास F दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो उस टाइम के ऊपर हमने कहा था कि जो उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज के ऊपर निकालने के लिए, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड mutually perpendicular to each other such that the first finger points the direction of magnetic field, central finger points the direction of current, then thumb represents the direction of force experienced by a charged particle। समझ लीजिए, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेते हैं, यानी कि ऐसे देखो, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ये जब इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए। नहीं समझ में आया भाई? ये वाला थंब फर्स्ट फिंगर के साथ परपेंडिकुलर है, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर के साथ परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड। ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड का ही होना चाहिए, कभी गलती से हम राइट हैंड का यूज ना कर लें। लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट फिंगर जो ये वाले फिंगर है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर हम फर्स्ट फिंगर को कर ले। सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेंट्रल फिंगर को हम जिधर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड ले ली और ये एक कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज मूव कर रहा है इधर से और इधर की तरफ कर रहा है, इधर कर रहा है। हो गया? आ गया समझ में? पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर करंट होगा उधर ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवर्स करेंगे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो चार्ज इधर मूव करता, अपोजिट। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। हो गया? तो इस मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर ले ली ऐसे और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स किधर लगेगा? इसके अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है? द अनोदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स कूलम इनवर्स। क्लियर है? वो हमने कहां से निकाल लिया है? F दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, देन B दैट इज इक्वल्स टू F बाई क्यू वी। इस वाले फॉर्मूले से हमने निकाल लिया है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की कूलम, तो इसलिए कूलम इनवर्स आ जाएगा ये। और इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मीटर नेगेटिव और अपॉन में सेकंड था वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स कूलम इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला हम फोर्स का हमें पता है, चार्ज का AT होता है, इसका वेलोसिटी का LT-1 होता है। सभी की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या देता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए करंट एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। आपको ध्यान रखना है ये किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास होगा, जैसे कि ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर था, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसके एक छोटे से पार्ट की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ ली जाए तो हम बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आपके पास करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ ली जाए तो उसको निकालने के लिए बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। और ये एक छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देता है, कंप्लीट की वजह से निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। ध्यान रखना है, छोटे पार्ट के लिए किया जाता है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट
strength of magnetic field is directly proportional to length of the conductor. Strength of magnetic field is directly proportional to sin theta. Strength of magnetic field is inversely proportional to square of distance between them. आपको ध्यान रखना है। आई इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, डी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है ए बी और उसकी लेंथ ली है डी एल, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थीटा क्या है? पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इसके बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच में जो सेपरेशन है उसके। हम इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। देन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर k का यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा डी बी दैट इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इन ऐसा यूनिट k दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है। SI सिस्टम के अंदर ध्यान रखना है, उसी के अंदर आपके पास k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होती है और इसकी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर इसकी यूनिट होती है, जो हम यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे यूनिट को। ध्यान रखना है सीजीएस सिस्टम के अंदर k की वैल्यू 1 होती है, तो हम SI सिस्टम लेकर चलते हैं तो SI के अंदर यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, डी एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर की हमारे पास ओनली एक ही वेक्टर है, ठीक है। तो हमें यूनिट वेक्टर यूनिट पोजिशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या बनता है भाई, आर कैप होगा, और आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, यही होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी बी वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वैक्टर साइन थीटा था इसलिए क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आर स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आर क्यूब कर दिया है क्योंकि ये वाला जो मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो यहाँ पर स्क्वायर इंटू आर क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, ऊपर एक वेक्टर लगा दिया है। क्लियर। बायोट-सैवर्ट लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ी थी हमने, क्या होती है, जे दैट इज इक्वल्स टू आई बाई ए होती है। आई को हम ऊपर और नीचे डी एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो क्या हो गया, आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डी एल, ए इंटू डी एल क्या हो गया बाई डी वी, वॉल्यूम हो गई, स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल ही वॉल्यूम होगी, तो आई इंटू डी एल दैट इज इक्वल्स टू डी वी, जे इंटू डी वी दैट इज आई इंटू डी एल। ठीक है भाई, इसको इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो j इंटू डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, i इंटू डी एल। इसको आपको पांचवी इक्वेशन के अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या बन जाएगा डी बी इज वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई j वैक्टर क्रॉस r वैक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू डी वी। नेक्स्ट, बायोट-सैवर्ट लॉ इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। I दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई डी टी होता है, ये हमें पता है, दोनों साइड डी एल से मल्टीप्लाई करना है, I इंटू डी एल दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई डी टी इंटू डी एल। तो ये क्या हो गया भाई, Q इंटू डी एल बाई डी टी वेलोसिटी, डी एल बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी, Q इंटू वी। तो I इंटू डी एल क्या हो गया, Q इंटू वी। तो हमें इस पांचवी इक्वेशन जो थी उसी के अंदर दोबारा से पुट करनी है, तो रिलेशन क्या बनेगा, डी बी वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर। बायोट-सैवर्ट लॉ इन टर्म ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम थर्ड चैप्टर के अंदर, इसी यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंदर दोबारा से भी पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर रिलेशन ध्यान रखना है, वो फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो डी एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है वो आपके पास डी बी बाई म्यू नोट के बराबर होता है, तो डी एच वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन में म्यू नोट। तो यहाँ पर म्यू नोट अपॉन में 4 पाई डिवाइडेड बाई म्यू नोट, तो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल नहीं हो जाएगा,
डी की वैल्यू क्या थी, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और डिवाइडेड बाई म्यू नोट, तो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, तो क्या बन गया 1 अपॉन में 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर लिखोगे तो यहाँ पर नीचे स्क्वायर आएगा, वेक्टर की फॉर्म के अंदर लिखोगे तो नीचे क्यूब आएगा। इन सीजीएस सिस्टम dh that is equals to I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब, क्योंकि CGS के अंदर k की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उस टाइम के ऊपर dh और dp भी क्या होंगे, बराबर होंगे और k की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगी। थैंक यू।